नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पैसा, घर, नौकरी का लालच। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, कोहरा और भी घना होता जा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। लिहाफ से निकलकर उसने कंबल ओढ़ लिया। एक नजर सावित्री पर डाली, वह निश्चिंत रही थी। वह धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर आ गया, लेकिन कोहरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्ट्रीट लाइट की ट्यूब की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। बरसों पहले ऐसा ही कोहरा पड़ा था। उस दिन शाम से ही धुंधला शुरू हो गया था और फिर रात होते होते चारों ओर कोहरे की चादर ने सारी धरती को अपने आगोश में ले लिया था। उस दिन खेत में ही पानी लगने के लिए उसे वही रुकना था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, वह पानी क्या देता। खेत में बनी कोठरी में उसने वह भयावह रात को अकेले ही बिताई थी। उसके मन में कोई डर, कोई भय नहीं था। लेकिन आज जबकि वह बड़ी कोठी में अपनी पत्नी उसके साथ है, वह भीतर ही भीतर भय से कांप रहा है। उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि आज डर का कारण और है। उसके दोनों बेटे अभी घर नहीं लौटे। शाम से ही मौसम ठीक नहीं था। उसने उन्हें जाने के लिए मना भी किया था, लेकिन वे माने ही नहीं। उसकी सुनते ही नहीं हैं। समय ने उन्हें कितना बदल दिया है। दोनों की एक दूसरे से लय तान नहीं मिलती। छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब दोनों के स्वार्थ एक होते हैं तो उनके स्वर मिल जाते हैं। मना करने पर भी वे दोनों चले गए थे और अब तक नहीं लौटे। इतने कोहरे में तो दुर्घटना का भी डर है। यह सोचकर वह विचलित हो गया। जीवन की गाड़ी पटरी पर सीधी सपाट चल रही थी। सुख दुख तो रहते हैं, पर वह खुश था। 5 एकड़ जमीन से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के खर्चे निकाल ही लेता था। जब वह छोटा था तो अपने बापू के साथ खेत में जाकर उसकी मदद करता था। गांव के स्कूल में भी जाता था, पर वह अधिक पढ़ नहीं पाया। थोड़े दिन बीमार रहने के बाद बापू चल बसे थे और फिर माँ। बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। पहले वह बापू के साथ काम करवाता था, फिर माँ उसके साथ काम करवाने लगी थी। बड़ी बहनों की शादियां हो गई थी। माँ अब बुढ़ाने लगी थी। शरीर में शिथिलता आने लगी थी। तभी सावित्री उसके जीवन में आ गई थी। तब उसका जीवन ही बदल गया था। माँ घर का कामकाज देखती। सुबह वह बैलों की रस्सी हाथ में लेकर निकलता, तो सावित्री उसको चुपके से जाते देखती रहती। उसका ऐसा देखना उसे अच्छा लगता। काम करते करते जब वह थक जाता तो बड़ के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता। उस समय सावित्री उसके लिए खाना लेकर आती थी। रोटी खाकर और लस्सी पीकर वह तृप्त हो जाता। गर्मी की लंबी दोपहरें वह ऐसे ही उसके साथ बिता देता था। सर्दी की गुनगुनी धूप में बैठकर वे खुली आंखों से कितने सपने देखते थे। फसल अच्छी होने पर वे खुश हो जाते थे, पर हर बार उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। कभी वर्षा की अधिकता, कभी पाला, तो कभी सूखे की मार उनके सपनों को बिखेर देती थी। पर ये तो किसान के साथी हैं। लहलहाती फसलें जहां सुख के झूले में झुलाती है, वहीं प्राकृतिक आपदाएं उसे दुख के सागर में डुबो देती है। लेकिन किसान का धैर्य उसे संतुलित बनाए रखता है। धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ रहा था। पहले संतोष, फिर राघव और उसके बाद मनेन्द्र और मंजू। 4 बच्चों के परिवार में आ जाने से उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। उसको पूरा करने के लिए वह और परिश्रम करने लगा था। खेत जोतने के नए साधन, सिंचाई, खाद, अच्छे बीज, सबकी जानकारी लेकर कोऑपरेटिव बैंक से ऋण ले लिया था। उसकी फसलें 3 गुना बढ़ गई थी। उसकी जरूरतें पूरी होने लगी। घर में खुशहाली थी। दूर दूर तक फैली हरी फसलों को देखकर उसका सीना गर्व से फूल जाता था। जिस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती थी, तब भी वह निराश नहीं होता था। अपनी जरूरतें कम कर लेता, अभाव में जीवन जी लेता था। वह तब भी खुश रहता था। घर में शांति थी। सावित्री का साथ था। माँ का आशीर्वाद उसके साथ था। बच्चे उसकी बात मानते थे। सुबह वे स्कूल जाते, लड़कियां माँ के काम में हाथ बटाती थी और राघव मनेन्द्र उसके साथ खेत में जाते थे। सभी ओर सुख शांति थी। उसका कंबल एक ओर से उतर गया था। उसने अच्छी तरह से ओढ़ लिया। सर्दी उसके भीतर तक जाकर कपा रही थी।
बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वह सतर्क हो गया। शायद राघव और मनेंद्र लौट आए हों, लेकिन वह उसका भ्रम था। वह फिर से उकड़ू होकर बैठ गया। मन था कि संभल नहीं रहा था, सौ सौ उफनती लहरों से घिर रहा था और वह डूब रहा था। नीचे धरातल में उसने आसमान छूने की कोशिश कभी नहीं की थी। उड़ान भरी थी, पर उतनी ही जितनी वो भर सकता था, जितने में वह परिवार का पालन पोषण कर सके, जरूरतें पूरी कर सके, सुखी शांत जीवन जी सके। ऐसा तो सभी सोचते हैं। उसने उठकर कमरे में झांका। सावित्री करवट बदल रही थी। किवाड़ खोलने की आवाज से वह जाग गई थी। अंधेरे में ही उसने पहचान कर पूछा, सोया नहीं का? बाहर का करने गए थे? नींद नहीं आ रही थी? सावित्री ऐसे ही उठकर बाहर चला गया था। घना कोहरा है, देखने में अच्छा लग रहा था, सो बैठकर देखता रहा। कोहरा देखना भी का अच्छा लगे है। मैं जानू हूँ राघव के बापू तोरे मन पर बोझ है। मुझको बतावत ना का बात है। कछु नहीं, तुम सो जाओ। मोहे नींद आवेगी तो मैं भी सो जाऊंगा। राघव मनेंद्र आ गए का? सावित्री ने पूछा। ना, अभी तक तो नहीं आए। उसने कहा, आ जाएंगे, चिंता मती करो। बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए हैं। तुम्हारे कारण ही बिगड़ रहे हैं दोनों। मैं भला काहे बिगाड़ूंगी? पैसा उन्हें बिगाड़ रहा है। मैं माँ हूँ, उनका बुरा तो नहीं चाहूं। भला बुरा किस में है यह सब मैं जानूं, पर बेबस हो गया हूँ। कितनी दूरियां हो गई है हम सब में। तुम भी तो लड़कों का साथ देव हो। मैं कितना अकेला हो गया हूँ। कहते कहते उसका गला रूंध गया। सब कुछ होते हुए भी यह अकेलापन उसे सालता है। ईंट गारे पत्थर से बना यह मकान बहुत बड़ा मकान है। जरूरत का साज सजावट का सब सामान है, पर घर नहीं है। घर तो होता है जिसमें सब मिलजुल कर प्रेम से रहें, आपसी सहयोग हो, एक दूसरे का सम्मान हो, आदर हो। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। घर तो उसका तब था जब वह अपने गांव में रहता था। कच्ची मिट्टी की दीवारें और गाय के गोबर से लिपी चौका था। आंगन में एक ओर बंधी चितकबरी गाय और दूसरी ओर वहीं खेलते बच्चे। उन्हें पुकारती हुई माँ की आवाजें और सावित्री का प्यार था। एक दूसरे के प्रति विश्वास था और ईश्वर में आस्था थी। अब कुछ भी तो ऐसा नहीं रहा। सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बिखर गया है। न वह घर रहा और न ही वे लहलहाते खेत, न पानी का कुआं, न कोई पेड़ जो चिलचिलाती धूप में ठंडक पहुंचा सके। न कोई आंगन है जहां सर्दियों की गुनगुनी धूप बैठकर अपने जर्जर होते शरीर को ताप सके। क्या से क्या हो गया है, क्या होता जा रहा है, उसका मन इन सबको पाने के लिए तरसता रहता है। उसका जन्म गांव की मिट्टी में हुआ, वहीं बड़ा हुआ, खेला, खेतों में जी तोड़ मेहनत की। उसके नथुनों में उस मिट्टी की सोंधी गंध आज भी आती है। वह उस सुगंध के पीछे भागता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। मृग तृष्णा है यह वह जानता है, पर वह न तो इससे पीछा छुड़ा पाता है और न ही तृप्त हो पाता है। कंक्रीट के ये जंगल उसके थके मन को विश्राम नहीं दे सकते, उसके अशांत मन पर मरहम नहीं लगा पाते। तब वह भीतर ही भीतर तड़पता है, छटपटाता है, पर उसकी यह तड़पन, यह छटपटाहट कोई भी नहीं देख पाता। उस पीड़ा को वह स्वयं ही झेलता है। वह औरों जैसा क्यों नहीं हो पाता? इस परिवर्तन, इन परिस्थितियों से वह समझौता क्यों नहीं कर पा रहा है? शायद यह उसका अपनी धरती, अपनी जमीन से अतिरेक मोह है, जिससे वह छुटकारा नहीं पा रहा है। वह भी औरों की तरह इस सब को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? उसे वह दिन याद है जिस दिन गांव की चौपाल पर उसे यह समाचार सुनने को मिला था कि उसके गांव की जमीन पर एक बहुत बड़ा कारखाना बनने जा रहा है, जिसके लिए सभी किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उन्हें रहने के लिए मकान तथा हर परिवार के एक सदस्य को उस कारखाने में पक्की नौकरी पर भी रख लिया जाएगा। उसके मन में एक हुक सी उठी थी। अपनी जमीन, अपने दिल के टुकड़े को, पूर्वजों की धरोहर को किसी और के हाथ बेच देना होगा। वह तो उसे अपनी माँ के समान समझता है, उसकी पूजा करता है। वह ऐसा नहीं कर सकता। पैसा तो आना जाना है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। धरती तो उसकी अपनी है।
बाप दादा से मिली है। आगे की पीढ़ियां उसे संभालेगी। यह जमीन उन सब का पालन पोषण करेगी। उसने विरोध भरे स्वर में कहा था। क्या जरूरी है? सभी अपनी अपनी जमीन कारखाने के लिए बेच दे रहे हैं। हाँ भाई, यह जरूरी है। एक बड़े कारखाने के लिए जमीन भी तो बड़ी चाहिए। यह तो सरकार का हुक्म है। वह ही तो कारखाना बनाने जा रही है। मना तो नहीं कर सके हम। फिर सरकार हमें हमारी जमीन के ऊंचे दाम भी तो दे रही है। कड़ी मेहनत करके हम का पा लेते हैं? 2 वक्त की रोटी बस। कभी कभी वह भी नहीं मिल पाती। अभावों में जीते जीते यूं ही जिंदगी बीत जाती है, सरपंच ने कहा। बहुत से किसानों ने उसकी बात का समर्थन किया था। जिन्होंने नहीं किया, उनके विरोध करने की गुंजाइश ही नहीं थी। अधिग्रहण तो होना ही था। छोटे किसान खुश थे। बहुत बड़ी रकम उनके हाथ में आने वाली थी। इतना पैसा तो उन्होंने जीवन में देखा ही नहीं था। पर वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि आगे चलकर इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। 6 मास के भीतर ही सरकार ने उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया। अंतिम बार बड़े मनयोग से उसने रबी की फसल बोई थी। गेहूं और चने के बीजों को अंकुरित होने से लेकर लहलहाते पौधे तक उसने दिन रात देखभाल की थी। अपनी जमीन से फसल काटते हुए उसका दिल डूबने लगा था। धरती की माटी को माथे से लगाकर वह रो पड़ा था। बस यही से उसका सब कुछ बदल गया। बड़े जमींदार तो पहले ही शहरों में रहते थे। अपनी जमीन की देखभाल करने के लिए कभी कभार आ जाया करते थे। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा। पैसा पहले भी था, करोड़ों और मिल गया। उन्होंने दूसरे गांव में और जमीन ले ली। शेष पैसों की किसी व्यवस्था में लगा दी। मुश्किल तो छोटे किसानों के लिए थी, जो ना तो ऊंचे दामों पर कहीं और जमीन ले पाए और ना ही कोई और काम कर पाए। पैसे मिलने पर उनके दिल भी बड़े हो गए थे। जरूरतें बढ़ी तो खर्च भी बड़े हो गए। कोई गांव में ही रह गया तो कोई यंत्रण चला गया। वर्षों से साथ रहते लोग अलग अलग हो गए। स्थिति सबकी एक जैसी थी। किसी ने परिस्थितियों को साथ समझौता कर लिया तो किसी ने मन मार लिया। लेकिन वह न तो समझौता कर पाया और न ही मन मार पाया। यह नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की थी। कोशिश की थी उसने, पर उसकी परिस्थितियों ने उसे तोड़ दिया। वह बिखर गया। उसका घर भी बिखर गया। जिस दिन उसे जमीन का मुआवजा मिला था, उसी दिन परिवार के सदस्यों के बीच दरार पड़ गई थी। उसने चाहा था उसी उसी पैसे से वह जमीन ले ले। इस तरह जायदाद भी बनी रहेगी और वह शेष जीवन पहले की तरह खेती बाड़ी करके गुजार देंगे। लेकिन राघव और मनेंद्र ने उसके सपनों को तोड़ दिया था। राघव ने बिना भूमिका के ही सीधे उससे कह दिया था, बापू, और कहीं जमीन लेने की तो तुम सोचो ही नहीं। तुमने तो अपनी जिंदगी इसी में खपा दी। क्या मिला? 2 जून की रोटी बस। हम अपनी जिंदगी यह काम करके खराब नहीं कर सकते। खेती बाड़ी से जिंदगी खराब नहीं होवे। किसान तो अन्नदाता हुए है। उसकी मेहनत से ही दुनिया का पेट भरे है। हर कोई यही सोचेगा तो दुनिया को खाने से कहाँ मिलेगा। उसने कहा था, ये आपके विचार है बापू। मैं ये काम नहीं कर सकता। आप मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दें। मैं अपना कोई और काम करूंगा। राघव ने कहा था। राघव की मूछें भी नहीं फूटी थी कि वह अभी से बंटवारे की बात करने लगा था। उसे देखकर मनेंद्र ने भी अपने मन की बात कह दी थी। जो लड़के आज तक खेती बाड़ी में उसकी मदद करते आ रहे थे, पैसा देखकर उनकी नजरें बदल गई, मन बदल गए, विचार बदल गए। सोचता यह पैसे की ही शक्ति है, जिसने रिश्तों में भी दरार डाल दी। लड़कों ने तो अपना हिस्सा मांग भी लिया था। दोनों ब्याहता लड़कियां भी पीछे नहीं रही। दोनों रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने आई तो उसके कान से बात निकल गई। संतोष ने तो सीधे ही कह दिया था, बापू, यह कह रहे थे कि आजकल तो छोरियों का भी जायदाद में हिस्सा होवे है। इतना पैसा मिला है तो हमें भी उसमें से कुछ मिलना चाहिए। वह आश्चर्यचकित हो उसे देखता रहा। उसे सबसे अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब सावित्री ने भी बच्चों की बातों को समर्थन किया था। राघव के बापू, बच्चे ठीक ही तो कहे हैं। सबको अपनी मर्जी कर लेने दो। जीवन भर हम तो टोटे में ही जीते रहे।
4 पैसे आए हैं तो उन्हें खुशी खुशी जीने दो। पैसे पैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया है जिसे जीवन भर खाते रहेंगे। कोई काम धंधा नहीं करेंगे या बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। वह कोई और काम नहीं कर सकता। राघव को अभी नौकरी मिली नहीं, उसका विश्वास भी नहीं। मिलेगा या नहीं, अब इस पैसे के बल पर आसमान छू लेना चाहते हैं। औधे मुंह गिरेंगे नहीं तो और क्या है। गांव का कच्चा मकान को छोड़कर वे लोग पक्के बड़े मकान में आ गए। फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल, जीवन की हर सुख सुविधा का आधुनिक सामान उन्होंने खरीद लिया था। रहन सहन का स्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन उसके साथ ही उनमें उच्च श्रृंखलता भी आ गई है। सारा दिन दोस्तों की धम्मा चौकड़ी घर में ही बैठेगी या वे बाहर जाएंगे। देर रात तक घर से निकलते हैं, निरुद्देश्य से सड़कों पर घूमते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। पिछले महीने ही ऐसे ही तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए मनेंद्र ने पैदल चलते एक वृद्ध से टक्कर मार दी थी। वह बच तो गया था, लेकिन बेचारा लहूलुहान हो गया था। पुलिस केस बना, पैसा ले देकर छुटकारा मिला था। यह कोई एक दिन की बात नहीं। हुड़दंगबाजी रोज रोज होती रहती है। पढ़ाई के नाम पर स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन मटरगश्ती करके वापस आ जाते हैं। घर पर खाना बना पड़ा रहता है, बाहर से खाकर आ जाते हैं। यह रोज का काम हो गया है। देर रात तक बाहर रहते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं। दोनों को उसका कोई डर नहीं रहा। आंख की शर्म नहीं रही। उसके समझाने पर दो टूक जवाब देते हैं। उसके द्वारा दिए सारे संस्कार तिरोहित हो गए हैं। वह जब निराश उदास हो जाता है तो उसे कहेंगे, बापू सारा दिन घर में मातम मत मनाया करो। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। जो है उसे स्वीकार करो बापू। स्वयं भी जियो और हमें भी जीने दो। जीवन में जो सुख मिला है उस सुख को भोगो। कल के जन्मे बच्चे उसे दार्शनिकों की तरह समझाते हैं, पर वह अपने मन को नहीं समझा पाता। वर्षों से काम करने की आदत उससे छूटती नहीं। जमीन का मुंह वह नहीं छोड़ पा रहा। बड़े बड़े लोग और सरकार यह क्यों नहीं समझती कि विकास के लिए कारखानों या बड़ी बड़ी इमारतों की जरूरत है, तो उसके लिए बसे बसाए किसानों को उजाड़ने की क्या जरूरत है। पैसा, घर, नौकरी का लालच देना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। उन्हें जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए या कारखाने में उनका हिस्सा होना चाहिए, जिससे वह अपधापी की आर्थिक ऊंच नीच में स्वयं को सुरक्षित समझे, उनकी आय का साधन बना रहे। न परिवार बिखरे, न ही उनके सपने टूटे। उसे किवाड़ खोलने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर आ गया। देखा राघव और मनेंद्र बहकते कदमों से अपने कमरे में चले गए थे। उन्होंने यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि बापू तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो, सोए क्यों नहीं। उसने अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछकर अंदर झांक कर देखा। सावित्री गहरी नींद में सो रही थी। वह भी पलंग पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर कोहरा और घना हो गया था, लेकिन उसके मन पर छाए कोहरा से अधिक नहीं था। बाहर का कोहरा सूर्य के निकलते ही छट जाएगा, सुबह साफ हो जाएगी, लेकिन उसके मन का कोहरा जाने कब छटेगा। सारे बंधनों को तोड़कर उसका मन अपनी जमीन पर जाने के लिए छटपटाने लगा, जहाँ दिन दिन ऊंची होती कारखाने की इमारत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। न जमीन थी, न लहलहाते खेत थे। यह सोचकर उसके मन का कोहरा और गहराने लगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।